नमस्कार। जरा सोचिए, 1947 का वो दौर जब 560 से भी ज्यादा रियासतों और प्रांतों को जोड़कर एक देश बनाना था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाकर एक ऐसी एकता बनानी थी जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। यही हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि भारत का वो नक्शा कैसे बना जो आज भी हमारे सामने बदल रहा है। तो सवाल यही था कि इतने सारे अलग अलग हिस्सों को एक देश में कैसे पिरोया जाए। क्या हर राज्य को अपनी पहचान बनाए रखने की पूरी आजादी दी जाए या फिर एक मजबूत केंद्र हो जो सबको एक साथ थामे रखे। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की बात नहीं थी। ये तो भारत की राजनीतिक आत्मा को, उसकी पहचान को गढ़ने का सवाल था। और इस मुश्किल सवाल का जवाब छिपा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों में, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। बस ये एक लाइन भारतीय संविधान का पूरा सार समझा देती है। इसका मतलब ये कि राज्य तो बन सकते हैं, बदल सकते हैं, यहाँ तक कि खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन भारत एक संघ के तौर पर हमेशा अखंड रहेगा, अविनाशी रहेगा। आइए इस कमाल के विचार को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पहचान की। देश का नाम क्या हो, उसका राजनीतिक ढांचा कैसा हो, इन सारे सवालों के जवाब हमारे संविधान के पहले ही आर्टिकल में दिए गए हैं। और यकीन मानिए, वहां लिखा हर एक शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ देखिए, सबसे दिलचस्प है नामों का चुनाव। संविधान सभा में इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि इंडिया नाम तो गुलामी की निशानी है, हमें सिर्फ भारत नाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो वहीं दूसरों का कहना था कि इंडिया नाम से ही दुनिया हमें जानती है। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया, इंडिया यानी भारत। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन सभ्यता और एक आधुनिक राष्ट्र का संगम है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, राज्यों का संघ। इसको समझने के लिए पहले हमें फेडरेशन या परिसंघ का मतलब जानना होगा। अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां क्या हुआ? 13 अलग अलग आजाद राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और एक देश बनाया। यानी राज्य पहले आए, देश बाद में बना। लेकिन भारत एक यूनियन या संघ है और यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। यहाँ राष्ट्र हमेशा से एक था, बस उसे प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ये यूनियन शब्द भले ही छोटा हो, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। इस टेबल से देखिए, ये फर्क और भी साफ हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यूनियन शब्द दो खास वजहों से चुना था। पहला, ये साफ करने के लिए कि भारत किसी समझौते से नहीं बना है, और दूसरा, सबसे जरूरी, कि किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका को तो एक सिविल वॉर लड़ना पड़ा था ये साबित करने के लिए, लेकिन भारत ने संविधान की शुरुआत में ही इसे पत्थर की लकीर बना दिया। तो सीधी सी बात है, यूनियन सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि देश की एकता की गारंटी है। तो अब सवाल उठता है कि अगर राज्य विनाशी हैं, यानी उन्हें बदला जा सकता है, तो ये शक्ति आखिर है किसके पास? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 2 और 3 में। ये वो औजार हैं जो हमारी संसद को भारत का राजनीतिक नक्शा फिर से बनाने की ताकत देते हैं। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। आर्टिकल 2 का लेना देना बाहरी इलाकों से है। ये संसद को ताकत देता है कि वो किसी नए इलाके को, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, देश में शामिल कर ले, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 3 पूरी तरह से देश के अंदर की बात करता है। ये भारत के भीतर राज्यों की सीमाएं बदलने, उन्हें तोड़ने या जोड़ने की ताकत देता है। मतलब साफ है, भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो संसद के हाथ में एक कैनवस की तरह है। आर्टिकल 3 के तहत संसद की शक्तियां बहुत बड़ी हैं। वो किसी राज्य का हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। वो किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है, जैसे मद्रास का नाम तमिलनाडु और उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। ये शक्ति वाकई बहुत व्यापक है। ये सब सुनकर मन में एक सवाल आना तो लाजमी है, क्या इन सब बदलावों के लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती? आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां किसी राज्य की सीमाओं को उसकी मर्जी के बिना ही बदला जा सकता है? और इसका जवाब है नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बाबूपाल पराठे केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था। प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले उसे उस राज्य को भेजते हैं जिसकी सीमाएं बदलनी है। राज्य उस पर अपने विचार दे सकता है, लेकिन केंद्र सरकार उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य चाहे कितना भी विरोध करे, संसद अगर चाहे तो साधारण बहुमत से उस बिल को पास कर सकती है। मतलब राज्य की राय सिर्फ एक राय है, सहमति नहीं। और यही वो प्रावधान है जो राज्यों को विनाशी बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास में इन शक्तियों का इस्तेमाल असल में हुआ कैसे। भारत के नक्शे में जो सबसे बड़े बदलाव हुए उनमें से एक था भाषा के आधार पर राज्यों का बनना। ये कहानी दिखाती है कि कैसे जनता की आवाज ने देश की अंदरूनी सीमाओं को एक नया आकार दिया। देखिए, शुरुआत में तो धर कमीशन और जेवीपी कमेटी जैसी समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से साफ मना कर दिया था। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर 1952 में एक शख्स की कुर्बानी ने सब कुछ बदल दिया। तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु ने 56 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसने सरकार पर भारी दबाव बनाया। नतीजा 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। और इसके बाद तो जैसे एक लहर ही आ गई। 1955 में फजल अली आयोग ने भी भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार मान लिया और 1956 के राज्य पुनर्गठन कानून ने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं एक और भी पेचीदा सवाल पर। अगर संसद भारत के अंदर का नक्शा बदल सकती है, तो क्या वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे भी सकती है? ये सवाल भारत की संप्रभुता की, उसकी सॉवरेनिटी की असली परीक्षा थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दो बहुत अहम मामलों में एक बड़ा ही बारीक सा फर्क समझाया। 1960 के बेरुबारी केस में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 सिर्फ देश के अंदर के बदलावों के लिए है। अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए साधारण कानून से काम नहीं चलेगा, बल्कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। लेकिन फिर 1969 के मगन भाई केस में कोर्ट ने एक और बात साफ की। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ किसी सीमा विवाद को सुलझाया जा रहा है तो उसे जमीन देना नहीं माना जाएगा। वो एक कार्यकारी काम है और उसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। इस सिद्धांत का एक बहुत ताज़ा उदाहरण है 2015 का 100वां संविधान संशोधन। भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद था, जिसे सुलझाने के लिए एक भूमि समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने अपने 111 गांव या एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए। अब क्योंकि इसमें भारत का क्षेत्र स्थायी रूप से किसी और देश को दिया जा रहा था, इसलिए बेरुबारी केस के फैसले के मुताबिक संसद को संविधान में बाकायदा संशोधन करना पड़ा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से 4 सिर्फ कानून की कुछ धाराएं नहीं है, ये तो भारत की एकता और अखंडता का एक जीता जागता घोषणा पत्र है। भारत की असली ताकत एक विरोधाभास में छिपी है, अंदर से लचीलापन और बाहर से कठोरता। हमारे संविधान ने देश को अंदर से बदलने की एक अद्भुत क्षमता दी है। चाहे तेलंगाना जैसी प्रशासनिक मांग हो या भाषा के आधार पर राज्यों की सांस्कृतिक मांग, इस लचीलेपन ने देश को एक सेफ्टी वॉल्व दिया है, जिससे तनाव को बिना टूटे संभाला जा सका। और इसी अंदरूनी लचीलेपन ने हमारी बाहरी अखंडता को हमेशा मजबूत बनाए रखा है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है, खुद को बार बार बदलने की ये जो शक्ति है, क्या ये राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा हथियार है या फिर ये लगातार संघर्ष का एक स्रोत है? इसने हमें अलग अलग मांगों को पूरा करने में मदद तो की है, लेकिन साथ ही इसने केंद्र को राज्यों पर असीम अधिकार भी दिए हैं। भारत के भविष्य की कहानी इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखने में लिखी जाएगी। वाकई एक दिलचस्प सवाल है ना? पॉलिटी के ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने विचार कमेंट भी करें। धन्यवाद।